हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। डियर फ्रेंड्स, दिस इज अवर रिएक्शन मैकेनिज्म मास्टर क्लास नंबर 6। इससे पहले जिन कैंडिडेट्स हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की पांचों क्लासेज अब तक नहीं देखी हैं तो फ्री के डेमो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, ये पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन का बेस्ट अड्डा है। यहाँ से आप ऑल ओवर इंडिया किसी पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की केवीएस, एनवीएस, जीट्रिपल-एसबी की जॉब हो या फिर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पीजीटी केमिस्ट्री प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में यूपी पीजीटी केमिस्ट्री, यूपी जीआईसी केमिस्ट्री, काफ़ी एग्जाम्स निकले हुए हैं। जीट्रिपल-एसबी, असिस्टेंट केमिस्ट, सारे एग्जाम की आप तैयारी अब यहाँ से कर सकते हैं। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले 5 क्लासेज के अंदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शंस की बहुत ही भयंकर स्टीरियो केमिस्ट्री, उसकी पूरी डेप्थ में जाकर बारीकी से डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन आज हम इसकी प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच को लेकर इन रिएक्शंस को और बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन ये है कि इनका फाइनल प्रोडक्ट बता तो दोगे। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर यह है कि इस पहली रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है। इन पांचों में से SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है, E1CB है, इसमें कौन सी रिएक्शन लगी हुई है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन लगी हुई है। इन रिएक्शंस को बड़ी बारीकी से आप समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव ए लुक ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है कि 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ऑन ट्रीटिंग विद द एल्कोहलिक KOH। ठीक है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ होती है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। और जिन कैंडिडेट्स को पीजीटी केमिस्ट्री कोर्स अवेल करना है तो हमारे बाकी सारे डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। आप आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस लेक्चर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, इसकी स्ट्रक्चर एक बार मैं बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोर्ड पे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा तो उसको इग्नोर कीजिए, बस क्लास को एंजॉय कीजिए। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हो गया आपका फिनाइल रिंग, हालांकि ये 1 ग्रुप पर है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। 2 पे क्लोरो है तो ये आपका 1 नंबर हो गया। 2 पे आपका क्लोरो दिखा देते हैं, ये क्लोरो हो गया एंड दिस इज 3। ठीक है, तो 1 2 3, ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इस कंपाउंड के अंदर एग्जामिनर ने अल्कोहलिक KOH पास किया है। तो डियर फ्रेंड्स, डिस्कशन करते हैं सेल्फ रिएक्शन क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है आपको, ये जो रिएक्शन है ना अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रही है। और मैंने आपको बोला था कि अल्कोहलिक KOH यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये बात पता होगी। दिस विल टेक प्लेस बाय द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर जो रिएक्शन यहाँ पर काम करती है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म बाई मोलिकुलर रिएक्शन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर अगर 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। दिस इज अल्फा, जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है वो अल्फा है। बीटा यहाँ पर 2 है, दिस इज आल्सो बीटा, दिस इज आल्सो बीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊँ तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। ध्यान से देखिएगा, फिनाइल के साथ यहाँ पर बीटा से प्रोटॉन हटाएंगे तो यहाँ पर होता क्या है, दिस इज द बीटा प्रोटॉन। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्कोहलिक KOH का जो OH नेगेटिव होगा, वाट अल्कोहलिक मीडियम है लेकिन यहाँ पर OH नेगेटिव जो होगा ये बीटा प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और आपको पता होगा E2 क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। और जो CH बॉन्ड होता है यहाँ पर आपका इग्नोर कर देगा और यहाँ से क्लोरीन ग्रुप निकल जाएगा। और आपको पता होगा E2 रिएक्शंस के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन में होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं स्पेशल लेक्चर बना चुका हूँ। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री पहले से इनकी एंटी होनी चाहिए। दिस हाइड्रोजन ग्रुप एंड क्लोरीन ग्रुप शुड बी एंटी विद respect to each other. This is called anti-periplanar situation. This is the stereo selectivity of this reaction. ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म लग चुका है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आता है वो प्रोडक्ट ये होता है। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन का ये प्रोडक्ट निकल करके आता है। ठीक है, मैं इसको बना देता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 फिनाइल प्रोपीन।
1 फिनाइल प्रोपीन बनता है यहाँ पर पहला प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनता है वो ध्यान से सुनिएगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनेगा वो ये बनेगा, अगर बीटा कार्बन इसको मान ले तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से होगा, क्लोरो यहाँ से हट जाएगा और 1 2 3 क्लोरो प्रोपीन बनता है, 3 क्लोरो प्रोपीन। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फर्दर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना वो बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1 फिनाइल प्रोपीन, दिस विल बी द वेरी वेरी मेजर प्रोडक्ट। और ये बिल्कुल ना के अमाउंट में बराबर बिल्कुल बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ये आपकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, याद रखेंगे आगे से। ऑल द एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, दीज आर। अगर बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन आता है तो यहाँ पर क्या बना है, अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में सेडजेफ प्रोडक्ट बना है। और ये आपका जो प्रोडक्ट था वो था हॉफमैन्स एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर नहीं हुआ, यहाँ पर आपका सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर हुआ है, क्योंकि ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद दिस फिनाइल रिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर रिएक्शन AgNO3 की प्रेजेंस में होती है तो ध्यान रखेंगे ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होती है। और सॉल्वोलिसिस रिएक्शन दो प्रकार से होती है, एक SN1 होती है और एक आपकी E1 होती है। अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर मेंशन होता, टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो टेम्परेचर अगर मेंशन नहीं है तो मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जहाँ पर हाई टेम्परेचर मेंशन होता है वहाँ पर आपका E1 प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर मेंशन नहीं है, यानी कि टेम्परेचर अगर लो है, तो मेंशन क्या करेंगे, यहाँ पर SN1 प्रोसीड करेगा, ठीक है। नो डाउट दोनों रिएक्शन स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू होगी, क्योंकि आप चाहे SN1 की बात करो चाहे E1 की बात करो, बोथ रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्टेबल कार्बोकैटायन, दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। सो फर्स्ट वी विल फॉर्म द कार्बोकैटायन, so there will be the chances of rearrangement, we will do the rearrangement, conversion of primary to secondary carbocation, secondary to tertiary carbocation, we will do the possible rearrangement reactions of the carbocation, then we do the finally solvolysis reaction. This is a very very beautiful concept, अब बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर AgNO3 क्या करता है, यहाँ पर AgNO3 यहाँ पर ब्रोमीन को ट्रैप करने का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से AgBr निकल जाएगा और इस रिएक्शन में बनेगा क्या, इस Br को जैसे ही बाहर निकालोगे आप, इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, इस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में आपका क्या निकल करके सामने आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कार्बन बनता है। Br नेगेटिव निकल गया, ये आपका बन गया। मैं इसको पॉसिबिलिटी तरीके से बना देता हूँ, ये इस तरीके से बना है CH3 और यहाँ पर आ गया आपका CH2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आपका लगा हुआ है, दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, दिस कार्बोकैटायन इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। मिथाइल को मेरे दोस्त यहाँ पर अटैक करा दीजिए, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दिस इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब मिथाइल यहाँ से उठकर वहाँ पर चला गया, तो इस कार्बन पर तो मेरे दोस्त 2 ही मिथाइल बचे। अब ये मिथाइल वहाँ चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा और अगले पे आएगा CH2CH3। अब मुझे बताइए ये कार्बोकैटायन टर्सरी बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने डाला है मिथेनॉल, और मिथेनॉल एक आपका सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, लेकिन हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द SN1 मैकेनिज्म। यहाँ पर आप मिथेनॉल डालेंगे, CH3OH ऑक्सीजन का लोन पेयर तैयार बैठा है, और आपको पता होगा यहाँ पर सॉल्वेंट जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, ध्यान रखना। SN1 एंड E1 रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, क्योंकि यहाँ पर बेस का कोई रोल नहीं है। ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कार्बोकैटायन मैकेनिज्म एंड कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल और बेस कंसंट्रेशन टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ। आगे हम अगले लेक्चर में और आगे थ्योरेटिकल डाटा के साथ, अच्छे एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ और भी अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अटैक करेगा तो यहाँ पर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके सामने आएगा, मैं आपको बना देता हूँ, CH3
OCH3 यहाँ पर लग जाएगा और ये बन जाएगा CH2CH3। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बाय द SN1 रिएक्शन। हालांकि ये कार्बोकेटाइन प्लेनर है और प्लेनर में अटैक होता है, इसमें डेक्स्ट्रो प्लस लीवो रेसिव मिक्सचर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनाने की गलती करूँगा तो भी मैं बेवकूफ़ी हूँ। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर कोई कायरल सेंटर जनरेट होता तो मैं अगर प्लेनर स्पीसीज बनाता कार्बोकेटाइन की तो फ्रंटल और बैक साइड अटैक करवाता, तो फिर डेक्स्ट्रो प्लस लीवो की पॉसिबिलिटी थी रेसिव मिक्सचर बनने की, लेकिन यहाँ पर कायरल सेंटर ही जनरेट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाकर भी काम चला सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगर हाँ ये टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन क्या होता, तो यही रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन हो जाती। यहाँ पर बीटा कार्बन से यहाँ से आपका प्रोटॉन रिमूव हो जाता और यहाँ पर कंपाउंड बनता, क्या बनता यहाँ पर कंपाउंड, हाँ यह कंपाउंड बनता 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन कंपाउंड बनता। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको याद रखना है AgNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन सोल्वोलिसिस होती है और सोल्वोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, वेदर इट टेक प्लेस बाय SN1 और टेक प्लेस बाय E1। इफ द हाई टेम्परेचर इज मेंशनड, elimination reaction is favored. If the low temperature is mentioned or temperature is not mentioned, substitution reaction is favored. ठीक है, भूल ना जाना मेरे कॉन्सेप्ट को। This is the real beauty of chemistry। ऐसे ही चीज़ों को सीखोगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही होती हैं जो आपको रिएक्शंस का पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख देती हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इन फ्यूचर पेपर में कभी भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए मेरे दोस्त, लिख लो ये ट्रिक, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगे हो, चाहे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, चाहे दोनों हेलोजन भी हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन एग्जामिनर ने अल्कोहलिक OH के प्रेजेंस में करवा दी एंड फॉलोड बाई NaNH2, तो डियर फ्रेंड्स याद रखना यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है और रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द E2 मैकेनिज्म, जिसको आप क्या बोल सकते हो? कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब क्वेश्चन पुट होता है, सर आपने फर्स्ट स्टेप में तो अल्कोहलिक OH यूज किया, सेकंड स्टेप पे NaNH2 की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि NaNH2 भाई साहब इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना जबरदस्त बेस है NH2 नेगेटिव, इट कैन अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन इवन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। मतलब जहां पर आपका बहुत ही वीकली एसिडिक प्रोटॉन होता है, जैसे बेंजीन का प्रोटॉन हाईली वीकली एसिडिक होता है, आपका विनाइल ग्रुप का प्रोटॉन बहुत ही वीकली एसिडिक होता है भाई साहब, वहां से भी ये प्रोटॉन निकालने की क्षमता रखता है। तो आप बोलोगे भाई ऐसे एरे गहरी जगह से प्रोटॉन निकाल दिया तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ हुई? कोई बेसिक स्ट्रेंथ नहीं हुई। लेकिन NaNH2 की क्या खास बात है? इट कैन एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन इवन फ्रॉम द वीकली एसिडिक साइट्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज द किंग ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। हालांकि इससे बड़ा मारती भी है, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3 नेगेटिव, वो इससे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ रखता है, तो नो डाउट यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर विसिनल डाइहेलाइड के सामने एग्जामिनर ने ये रिजल्ट दे दिया ना, तो भाई साहब भूल मत जाना इसके अंदर रिएक्शन। अगर मान लो मैं इसको सिंपल क्वेश्चन कहता हूँ CH2Br CH2Br, ठीक है, इस छोटे मोटे बखेड़े को भूल जाओ, अपने को तो विसिनल डाइहेलाइड से मतलब है। CH2Br CH2Br, तो यहाँ पर क्या होगा? एक बार इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। मान लिया? यस। अल्फा से Br हटाओ, बीटा से H हटाओ, तो मैं इस बीटा का H बाहर निकाल लेता हूँ, ये बीटा का H मैंने बाहर निकाल लिया। दीज आर एंटी पेरीप्लेनर। यहाँ पर H ऊपर की तरफ है, Br नीचे की तरफ है। दिस इज द कंडीशन फॉर द E2 एंटी पेरीप्लेनर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? OH नेगेटिव हमारा बेस आएगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पर अपना बॉन्ड दे देगा और Br नेगेटिव कंसर्टेड स्टेप में बाहर निकल जाएगा। तो पहला जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आया मेरे दोस्त, वो देखिए CH2 CHBr, ये आपका प्रोडक्ट बनता है विनाइल ब्रोमाइड। दिस इज द प्रोडक्ट विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ब्रोमाइड का जो प्रोटॉन एसिडिक नहीं होता, ये काम वीकली एसिडिक प्रोटॉन को निकालने का NaNH2 करेगा, क्योंकि NaNH2 नेगेटिव जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दिस इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब क्या करेगा? जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसको अल्फा मान लो, नेक्स्ट वाले को बीटा। अब बीटा में इस कार्बन को ऊपर की तरफ कर दो, ये बीटा हो गया। ठीक है,
ये अल्फा पे H ऊपर Br नीचे, फिर से एंटी पेरिप्लेनर, ये NH2 नेगेटिव आएगा, बीटा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर दोगे Br नेगेटिव फिर निकल जाएगा, तो दिस रिएक्शन विल फॉर्म इथाइन। क्या बनेगा यहाँ पर? एल्काइन बनता है। तो मेरे दोस्त आपको ट्रिक मिल गई कि जिन दो कार्बन के बीच में हैलोजन आ जाए विसिनल हैलाइड और एग्जामिनर ने रिएक्शन कर दी हो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2, तो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करना, दोनों पोजीशन से Br हटा देना और दोनों पोजीशन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ला देना। दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस रिएक्शन। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मजा आया कि नहीं आया? हिट द लाइक बटन एंड देन गो फॉरवर्ड। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैं इसको अल्फा मान लूंगा तो इसको बीटा मान लूंगा, एक बार अगले स्टेप में इसको अल्फा मान लूंगा तो इसको बीटा मान लूंगा। तो यहाँ से दोनों से Br हटा दीजिए और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो दिस इज द क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ब्यूट 1 आयन ना बन जाए तो कहना। और आप कहोगे सर जी ये तो पीजीटी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नहीं मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन नीट का, जेईई मेंस का बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है और यहाँ पर टोटली नॉलेज आपको एलिमिनेशन रिएक्शन की होनी चाहिए। तो अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन एंड एल्काइन। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप इसको याद रखेंगे, भूल ना जाना। ठीक है, चलो हो गया। तो मैं यही आपको प्रॉब्लमेस्टिक अप्रोच सिखाना चाह रहा था भाई साहब। जिस दिन प्रॉब्लमेस्टिक अप्रोच करना सीख जाओगे उस दिन आपके रिएक्शन समझ में आने लग जाएंगी। अभी देखना मैं और ज़बरदस्त रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूँ। जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो भाई साहब मेरे बोर्ड मिटाने का वेट मत कीजिए, लेक्चर को स्किप कर सकते हो 10 सेकंड 20 सेकंड जितना भी करना चाहो। अभी तो मैं प्रॉब्लम्स लिखूंगा। चलिए देखिए, आपको मैं इवन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे दोस्त। वो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि CH3CH2Br, यहाँ पर दो मैंने प्रोडक्ट डाल दिए। एक रिएजेंट मैंने डाला CH3O नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, यस, और दूसरा डाला TBuO नेगेटिव, K पॉजिटिव। यहाँ पर दो रिएक्शन होंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए मेरे दोस्त, तो डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू दिस इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ मेरे दोस्त ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। और आपको पता होगा हैलोजन आपका बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता होगा SN2 के लिए एक कंडीशन होती है कि आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल जाए। हाय हाय हाय, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल जाए, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है, आपका सबसे लीस्ट हिंडर्ड होता है। बैक साइड से अटैक करने के लिए खुली छूट मिल गई इसको। SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल जाए, इसकी तो चांदी चांदी हो गई मेरे दोस्त। तो SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसको मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बैक साइड से कोई स्टीरिक इंट्रेंस नहीं है, खुले सांड की तरह पीछे से अटैक कर सकता है। तो आप क्या करोगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिल गया और दूसरी कंडीशन और देखो मेरे दोस्त, इसको तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी मिल गया, इसकी तो चांदी चांदी हो गई। तो क्या करेगा, पहली रिएक्शन बिना सोचे समझे कह दो SN2 होगी, कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहोगे सर जी ये SN2 क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ये आपका बल्कि बेस है, ये आपका बल्कि बेस है। जिसको बल्कि बेस का ना पता हो बता दूं, बल्कि बेस क्या होते हैं, ये टोटली एंड टोटली नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसके लिए ये भारी भरकम है। और भारी भरकम का मतलब इसकी शेप अगर मैं बनाऊं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन की, वो इस तरीके से बनेगी, CH3O नेगेटिव, K पॉजिटिव। ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, इस रीजेंट की स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और ये बैक साइड से अटैक करने के लिए जाएगा तो स्टीरिक इंट्रेंस इसका ज़्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स याद रखना, ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है।
तो आपको याद रखना है E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए बहुत ही जबरदस्त कंडीशन मिल गई आपको कि अगर कंपाउंड में आपका सबस्ट्रेट हिंडर्ड ना हो, लेकिन आपका जो बेस है वो हिंडर्ड बेस हो, तो याद रखना रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द E2 मैकेनिज्म। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका लेस्ट हिंडर्ड साइड से जाकर अटैक कर देगा और आपको प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये अल्फा और ये बीटा, तो इसको कोई स्टीरिक एंट्रेंस का चक्कर नहीं है, यहां से बीटा प्रोटॉन पे जाकर ये इसका स्टीरिक एंट्रेंस दे देगा और TeBu के नेगेटिव यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां पर और Br नेगेटिव निकल जाएगा बाय द कंसर्टेड मैकेनिज्म एंड रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द E2 मैकेनिज्म। यहां पर आपको प्रोपीन मिल जाएगा जीते जागते। यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेकिन यहां पर प्राइमरी अनहिंडर्ड बेस है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग मिल गया तो Br नेगेटिव को हटा देंगे और यहाँ पर बनेगा आपको CH3 CH2 CH2 और CH3 यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो डियर फ्रेंड्स, इसको भूलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगाना है सर कहाँ पर SN2 है, कहाँ पर E2 है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कंडीशन मैंने दे दी, अगर आपको अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट देखो फिर से बोल रहा हूँ, अगर अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट आपका हिंडर्ड ना हो, प्राइमरी अल्काइलाइड हो, तो अगर आप बल्की बेस लेंगे तो E2 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN2 होगा। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल। जो मैंने वर्ड बोले हैं अभी 10 सेकंड पहले, उनको रिपीट करके सुन लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, ऐसे ऐसे ज्ञान आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपके लिए और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको SN1 SN2 E1 E2 तो पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने अभी तक आपको E1CB नहीं बताया है कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट E1CB। E1CB होता क्या है, तो आज इसकी पूरा इतिहास खोल करके रखते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट E1CB। E1CB की फुल फॉर्म सुनिएगा पहले तो कि E1CB क्या होता है। एक बार मैं क्वेश्चंस की प्रॉब्लम लिख देता हूँ कुछ। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं। अब इन रिएक्शंस को मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि दीज आर E1CB रिएक्शंस। ठीक है, तो E1CB रिएक्शंस होती क्या है, आपको वैसे आइडिया दे दूँ छोटा सा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप की मैंने बताई थी। एलिमिनेशन रिएक्शन एक होती है E1, एक होती है E2 और एक होती है आपकी E1CB। और एक्चुअली तीनों के तीनों जो है ना, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। मतलब अल्फा कार्बन से आपका कोई भी लिविंग ग्रुप रिमूव होता है, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है, प्रोटॉन रिमूव होता है, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड की, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। E1 E2 E1CB, दीज आर ऑल एलिमिनेशन रिएक्शंस। The living group present at the alpha position get removed, the proton present at the beta position get removed, and there is a double bond formation or triple bond formation take place in between alpha and beta carbon. So this is a very beautiful. But यहाँ पर E1CB की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो E1 होता है एलिमिनेशन, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 है, और CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर कंजुगेट बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, यही मैं आपको यहाँ पे प्रूव करना चाहूँगा। ठीक है, तो पहले बड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ये है पेपर के अंदर। ठीक है, कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले एक रिएक्शन E1 है, एक रिएक्शन E2 है, एक रिएक्शन E1CB है, तीनों के अंदर अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात की जाए तो E1 के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, E2 के अंदर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन में लगता है कंसर्टेड मैकेनिज्म, और कंसर्टेड मैकेनिज्म में यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आती है। क्या आती है? ट्रांजिशन स्टेट, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर दोनों रिमूवल एक साथ होते हैं। और E1CB लिख लीजिए मेरे दोस्त, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैकेनिज्म लगता है कार्बन आयन। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो आपको याद रखना है E1 के अंदर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता है, E2 में कोई मैकेनिज्म नहीं होता। नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, द रिएक्शन टेक प्लेस बाय द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड कंसर्टेड मैकेनिज्म, बट द E1CB दिस रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कार्ब एनायन मैकेनिज्म। और जो कार्बन आयन बनता है ना, वही आपके सबस्ट्रेट का कंजुगेट बेस होता है, क्योंकि आपको पता होगा व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द
बिहाइंड द कंजुगेट बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी आपका कंपाउंड है, अगर आप उससे प्रोटॉन रिमूव कर लेते हैं तो आपको वहां पर उस कंपाउंड का कंजुगेट बेस नजर आता है। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूं कि E1 CB रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशंस है। ये जो बात मैंने लिखी है इनको आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द E1 CB रिएक्शन। कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा क्वेश्चन अगर आपको ये कंडीशन याद रहे। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर E1 CB रिएक्शन, लिख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन तो मोस्ट प्रोबेबली है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। यहाँ पर लिविंग ग्रुप मेरे दोस्त पुअर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप हुआ तो वो दोस्त कार्बोकेटाइन बना देगा, और कार्बोकेटाइन बनते ही रिएक्शन E1 CB से नहीं होगी, फिर E1 से हो जाएगी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और चीज़ें समझोगे तभी ग्रैब कर पाओगे कि यहाँ पर E1 और E1 CB में फ़र्क क्या है। फ़र्क है लिविंग ग्रुप का। अगर लिविंग ग्रुप आपका बेटर हुआ तो भाई साहब छोड़ के चला जाएगा, और छोड़ के चला जाएगा तो रिएक्शन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन से होएगी। लेकिन अगर आपका लिविंग ग्रुप पुअर है, छोड़ के जाने को तैयार नहीं है, सबस्ट्रेट के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट है उसका, तो सबस्ट्रेट से दिल लगी है, चाहत है, लगाव है, सबस्ट्रेट को छोड़ना नहीं चाहता, तो हम ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे कि वो उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाए। कि लिविंग ग्रुप चाहे भले ही कितना पुअर लिविंग ग्रुप हो, लेकिन हम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देंगे जिससे उस लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ए वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप में है और बहुत अच्छे लगाव के साथ अटैचमेंट के साथ उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मान लो किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाए कि उसको उस इंसान को छोड़ना पड़े, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से बहुत बेहद लगाव है, प्यार करता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन हम मान लो उस दूसरे पर्सन की शादी कर देते हैं, तो उस पहले पर्सन के लिए बहुत मजबूरी हो गई है उस पर्सन को छोड़ना, उसकी खुशी के लिए छोड़ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ से केमिस्ट्री से रिलेट करूँगा मैं कि यहाँ पर हम लिविंग ग्रुप को इतना मजबूर कर देंगे कि वो पुअर लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी अल्फा पोजीशन से आसानी से छोड़ के चला जाएगा। बट द रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द कार्ब एनायन मैकेनिज्म, एंड कार्बन आयन विल क्रिएट द सर्कमस्टांसेस to leave the poor living group very efficiently, very effectively. That's take the beauty of E1 CB reaction। ध्यान से सुनिएगा। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पर पुअर होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आपका प्रोटॉन होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रोंगली एसिडिक होना चाहिए, ताकि आप कार्बन आयन जनरेट कर चुको। आपका स्ट्रोंगली एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए। कहाँ पर? एट बीटा पोजीशन। लिख लो मेरे दोस्त, बीटा पोजीशन पर आपका प्रोटॉन स्ट्रोंगली एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोंगली एसिडिक प्रोटॉन होगा वो तुरंत बाहर जाएगा और वहां पर कार्बन आयन जनरेट होगा मेरे दोस्त। यस, तो दिस इज द मेन कंडीशन, दिस इज द मेन कंडीशन फॉर कार्ब एनायन फॉर्मेशन। अगर आपको कार्बन आयन बनाना है तो ये भाई साहब प्रोटॉन आपका बीटा पोजीशन का स्ट्रोंगली एसिडिक होना चाहिए। लेकिन सर जी प्रोटॉन बीटा पोजीशन का स्ट्रोंगली एसिडिक होगा कैसे? भाई साहब बिल्कुल कर देंगे। आपका स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, स्ट्रोंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो एट बीटा कार्बन। आपके बीटा कार्बन पर स्ट्रोंग एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ताकि उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाए कि वो प्रोटॉन छोड़ने को मजबूर हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीटा कार्बन का प्रोटॉन अगर आपको स्ट्रोंगली एसिडिक करना है तो बीटा कार्बन से कुछ ऐसे ग्रुप लगा दो जो बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो, ताकि बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाए और बीटा कार्बन प्रोटॉन छोड़ने को रिमूव हो जाए, मजबूर हो जाए। देखो कितना बड़ा जुल्मा बना है, ठीक है। बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम कर दो कि बीटा कार्बन प्रोटॉन छोड़ने को मजबूर हो जाए और रिएक्शन में कार्बन आयन बन जाए। यस, वेरी ब्यूटीफुल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए आपकी बीटा पोजीशन पर। यस, और हाँ एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना कि अगर बीटा कार्बन पर किसी तरीके से कंजुगेशन आ जाता है,
क्या आ जाता है, कॉन्जुगेशन आ जाता है, तो भी उस कार्बन के लिए बीटा प्रोटॉन को रिमूव करना बड़ा ही इजी हो जाता है। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी जबरदस्त कंडीशन है। बीटा कार्बन पर अगर आपने कॉन्जुगेशन दिखा दिया किसी ग्रुप के साथ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। ठीक है, यस। और फोर्थ कंडीशन सुनिए, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आप बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकालना चाह रहे हो, तो बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकालने के लिए जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो आप ले सकते हो अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, जैसे मिथॉक्साइड आयन, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, NaNH2, पोटाशियम अमाइड, सोडियम अमाइड, इनसे जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेस आपके जिंदगी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होंगे लाइक CH3ONa, लाइक C2H5ONa, लाइक NaNH2, लाइक KNH2। सोडियम अमाइड, पोटाशियम अमाइड, सोडियम इथॉक्साइड, तो आपको सारा विजिबल होगा। यस। और पांचवी कंडीशन और लिख लीजिए मेरे दोस्त, पांचवी कंडीशन है हाई टेम्परेचर। क्योंकि मेरे दोस्त टेम्परेचर यहाँ पर नहीं दोगे ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती। टेम्परेचर आपका थोड़ा सा हाई होना चाहिए, मोर देन रूम टेम्परेचर। ये नहीं कि 20-25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कर रहे हो और आप चाहते हो एलिमिनेशन हो जाए, तो मेरे दोस्त ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, यस, टू मेक द थिंग्स वेरी इफेक्टिवली क्लियर। ठीक है, तो आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, देयर आर 5 बेसिक कंडीशन फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म। लिविंग ग्रुप आपका पूरा होना चाहिए। अगर लिविंग ग्रुप आपका, क्लोज योर आइज एंड जस्ट रीड माय कॉन्सेप्ट, पुअर लिविंग ग्रुप, अगर आपका लिविंग ग्रुप पुअर है तो उसका निकलना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा और वो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है आपका बीटा कार्बन का प्रोटॉन स्ट्रांगली एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि बीटा कार्बन का प्रोटॉन अगर स्ट्रांगली एसिडिक है तो उसमें कार्बन आयन का बनना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बीटा कार्बन के प्रोटॉन को अगर स्ट्रांगली एसिडिक बनाना है तो मेरे दोस्त बीटा कार्बन पर आपको स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर उसकी प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसी प्रकार आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा बीटा कार्बन से प्रोटॉन निकालने के लिए, और आप मेरे दोस्त टेम्परेचर हाई होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो दीज आर द 5 पिलर्स फॉर द E1CB रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन रिएक्शंस को आप नोट कर लेंगे। अब आप देखिए आपके जो एग्जाम्पल लिखे हैं क्या ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं? करते हैं तो आ जाइए। तो देखो, सबसे पहली बात, फ्लोरीन आपका पुअर Lg है, पुअर लिविंग ग्रुप है, छोड़ेगा नहीं। पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, टिक लगाओ। चलो आगे, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से नाइट्रो, नाइट्रो और बेंजीन। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बीटा कार्बन से ये प्रोटॉन देखूं तो ये स्ट्रांगली एसिडिक है। ये प्रोटॉन जैसे ही बाहर जाएगा इस कार्बन पे कार्बन आयन जनरेट होगा, और दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस कार्बन इज आल्सो कंजुगेशन विद द फिनाइल रिंग। बोलो मजा आया कि नहीं आया? देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बीटा कार्बन का प्रोटॉन स्ट्रांगली एसिडिक है क्योंकि जैसे वो बाहर जाएगा दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस कार्बन आयन एट द बीटा पोजीशन इट इज इन द स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन विद द फिनाइल रिंग। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई? आपका बेस भी मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया, NaNH2 ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया। और सर जी आपने तो टेम्परेचर भी हाई ले लिया, हाई टेम्परेचर। 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो मेरे दोस्त किस बात की वेट कर रहे हो? किस बात का इंतजार कर रहे हो? उड़ा दो रिएक्शन को, कुछ भी नहीं करना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, आंसर बनाओ। अल्फा कार्बन से आपका देखो पहले क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन विल टेक प्लेस। पहले स्टेप में क्या होगा, NaNH2 आएगा, NaNH2 का NH2 नेगेटिव आएगा, बीटा कार्बन से प्रोटॉन चुराएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कार्ब एनायन बनता है। क्या बनता है? कार्ब एनायन। यस, ये बन गया आपका कार्बन आयन। रिएक्शन का काम हो गया खत्म, कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो गई। एंड दिस कार्बन आयन इट गेट स्टेबलाइज्ड विद द फिनाइल रिंग, इट इज कंजुगेशन, एंड दिस कार्बन आयन इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दिस इज द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप इट विल कंप्लीटली स्टेबलाइज द कार्बन आयन बाय द स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल, आप इसको याद रखेंगे। चलो अब मेरा बात देखिए, ये कार्बन आयन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, यस ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इसका फ्लोरीन का बाहर जाना बहुत ही इजी कर देगा। ठीक है, हालांकि फ्लोरीन, मैं कह रहा था ना, फ्लोरीन का बहुत ही बेहद लगाव था बीटा कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ, छोड़ने को तैयार नहीं है सबस्ट्रेट को। लेकिन फ्लोरीन को लगा कि भाई साहब ये कार्बन आयन तो फिनाइल के साथ बहुत अच्छा बीजी है,
फिनाइल के साथ बहुत अच्छा बीजी है, तो मुझे चले जाना चाहिए, इसमें मेरी भलाई है, इसे मेरी खुददारी है। तो बहुत अच्छी बात है, फ्लोरीन का जाना किसने आसान कर दिया? बीटा कार्बन ने, क्योंकि बीटा कार्बन ने ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट जनरेट कर लिया, स्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट कर लिया कि ये चाहता है कि मैं डबल बॉन्ड को बना लूं और फ्लोरीन लिविंग ग्रुप पूरा होने के बावजूद भी निकल जाए। तो यू हैव टू मेक द सच सर्कमस्टांसेस कि जिससे पुअर लिविंग ग्रुप का निकलना इजी हो जाए। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। तो यहाँ पर जो आंसर निकल करके सामने आएगा वो आपका आंसर क्या है, मैं आपको बना देता हूँ। 2 पे और 4 पे नाइट्रो एज इट इज बने रहेंगे, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज द वेट, ठीक है। तो कितना इजी हो गया। अब फिर से देखिए, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। OPH रिएक्शन को छोड़ेगा नहीं, ये पुअर Lg है, पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे दोस्त, इस कार्बन का प्रोटॉन कितना ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस देखो सोडियम इथोक्साइड, अगर मैंने इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लिया तो दिस कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय द सल्फोनिक ग्रुप। ये ग्रुप के साथ स्टेबलाइज हो गया, कंजुगेशन में है, इसके साथ कंजुगेशन में ना है तो इसके साथ कंजुगेशन में कर दो, और ये S डबल बॉन्ड हो बेंजीन रिंग के साथ भी कंजुगेशन में है, तो ये ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, कंजुगेशन में भी है, तो ये बीटा प्रोटॉन से कार्बन आयन बना देगा, और कार्बन आयन इस बाद में क्या करेगा, इस पुअर लिविंग ग्रुप का बाहर जाना इजी कर देगा। तो आंसर विल बी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो और आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस रिएक्शन इज बेंजीन, देन S डबल बॉन्ड O और फिर आ जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो, दिस इज द इवन CP। अगर आपको कंडीशन याद है तो भाई साहब आपके लिए रिएक्शन हलवा हो गई, हलवा हलवा हलवा, ठीक है। तो बताइए मुझे मजा आया कि नहीं आया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यस। अब तीसरी रिएक्शन कौन मुझे चैट बॉक्स में पहले से आंसर करके बता देगा। वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, रोक लेना, सोच लो ये रिएक्शन क्या है। ये मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन डाली है OH नेगेटिव, ये आपको याद होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यहाँ पर इवन CB मैकेनिज्म काम करता है। सोचिए मेरे दोस्त, सोचिए सोचिए सोचिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप इसको सोचिए कौन सी रिएक्शन यहाँ पर ये काम कर रही है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर काम कर रही है। दिस इज़ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। तो डियर फ्रेंड्स, एक और लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्या था ये कंपाउंड था CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर डाला OH नेगेटिव और आज आ क्या देखो, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, टेम्परेचर हाई, कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से OH ग्रुप है। OH ग्रुप क्या है? दिस इज द पुअर लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप पुअर है, इसको बाहर निकालना है। तो आप क्या करो, एक मिनट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो बीटा कार्बन वाला जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, तो मेरे दोस्त स्ट्रांगली एसिडिक है, क्योंकि आप यहाँ से नोटिस नहीं किया आपने बात, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मेरे दोस्त अल्डोल ही तो है। ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन नज़र नहीं आ रहा आपको? यहाँ पर देखिए, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। आया समझ में? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और आपको क्लियर कट आइडिया हो गया ये एल्डोल कंडेंसेशन है। तो मेरे दोस्त लिख लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। जब आप एल्डोल का लास्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड में रिएक्शन मैकेनिज्म लगता है वो इवन CB होता है। काफ़ी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ये कंसेप्ट, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इवन CB, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। तो यही तो एल्डोल है। अब इसको मैं यहाँ पर H लिख दूँ तो आप ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसको एल्डोल बोलते हैं। देखो, दे एल्डिहाइड आ गया, ये अल्कोहल ग्रुप आ गया। ये OH को हटाना है तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो मेरे दोस्त। OH नेगेटिव आएगा, यहाँ से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर जनरेट करेगा कार्बन आयन।
क्या जनरेट करेगा, कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन इस एल्डिहाइड ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट हैज -I इफेक्ट एंड इट विल स्टेबलाइज द कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन इस पुअर लिविंग ग्रुप का बाहर जाना इजी कर देगा। ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, OH को कहेगा तू बाहर चला जा मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे कंपाउंड बनाना है ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO, और यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड आपके एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेशन में है बिकॉज दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका बन गया। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, और इससे ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आप कहाँ से लाओगे मेरे दोस्त, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, कॉन्जुगेशन में है, दिस इज इन कॉन्जुगेशन, देख लीजिए कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो आप याद रखेंगे एल्डोल का डिहाइड्रेशन E1CB मैकेनिज्म है, ये आपने सोचा भी नहीं होगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पहले ही बताया था मैंने एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म के अंदर जो आप क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनते हैं, जहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म लगता है, वहाँ पर भी आपका जो एलिमिनेशन वाला स्टेप होता है वो E1CB स्टेप होता है। ध्यान रखेंगे कौन सा स्टेप होता है, E1CB स्टेप होता है, उसको आप बिल्कुल भी नहीं भूल करके जाएंगे, और वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, यस, तो आप इसको याद रखेंगे। और हाँ, ये कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार आते हैं, और एक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। यहाँ पर आपका ब्रोमो लगा हुआ है, और ये हो गया ऐसे, और यहाँ पर मैंने डाला NaCN सोडियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और अगला देखिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन है एज इट इज, यहाँ पर Br लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने डाला मिथेनॉल OCH3 मैंने डाल दिया, और यहाँ पर मैंने, हाँ ठीक है, CH3OH मैंने डाला है यहाँ पर, बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लास्ट रिएक्शन और देता हूँ मैं, 1 2 3 4, यहाँ पर फिर से मैंने ब्रोमो लगाया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक के अंदर ही चेंज करते, तो लिखने की बार बार क्या जरूरत है, जब एक ही सबस्ट्रेट आप ले रहे हो। तो दूसरा मैकेनिज्म मैंने डाल दिया यहाँ पर इथेनॉल। ठीक है, तीसरा मैंने यहाँ पर डाल दिया मिथेनॉल। ठीक है, ये कर दिया, और हीटिंग का साइन लगा देता हूँ, और लास्ट स्टेप में मैंने डाल दिया TBUOK नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है, चारों प्रोडक्ट बताने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, और इसको तो मैं ऐसे करूँगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। CH3OH और हीटिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब आ जाइए, दिमाग लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है एक रिएक्टेंट के ऊपर। देखो 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड है 2 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोपेंटेन। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, ये जो कार्बन है यहाँ पर जो चारों ग्रुप डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो H लगा हुआ है वो आपका अबोव द प्लेन है। ठीक है, CH3 Br H और दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, मतलब ये कंपाउंड आपका पूरी तरह से कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि कायरल सेंटर जनरेट हो चुका है यहाँ पर। मान लो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने डेक्स्ट्रो मान ली, क्या मान ली, डेक्स्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन मान ली, या इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने R मान ली, RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग R मान ली। चलो अब आप देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सोडियम साइनाइड डाला है, और रीजेंट देखिए DMSO। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी DMSO क्या है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लीजिए, अगर आपके सामने एग्जामिनर ने NaCN2 डाल दिया, और NaCN में CN नेगेटिव क्या मिल गया आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और डियर फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलते ही आपकी SN2 की रिएक्शन फेवरेबल तो हो गई, साथ में भाई साहब ये पेपर के लिए लिख लो, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। SN1 रिएक्शन में लगता है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और SN2 रिएक्शन में लगती है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट TS। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, एंड कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। भाई साहब लिख लो इस क्वेश्चन को, जिंदगी भर नहीं भूलना, क्योंकि सॉल्वेंट अगर देखो, ध्यान रखना
एलिमिनेशन इवन रिएक्शन होती है और SN1 भी आपकी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से होती है। तो ध्यान रखना, अगर आप SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप इवन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लीजिए। वीक बेस जिसको बोलते हैं, सोलोलिसिस रिएक्शन होती है वाटर की प्रेजेंस में, मिथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में, फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, ये सारे के सारे आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इनमें आपका कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या है, एक आयन ही तो है, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आया कि नहीं आया मजा? कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज का आयन है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उनकी परफेक्ट डाइपोल मोमेंट होती है। तो दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द आयन डाइपोल मोमेंट। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, इट विल गेट स्टेबलाइज्ड बाय द मोर एंड मोर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल regarding SN1 SN2. but in case of SN2 reaction, if you want to favor the SN2 reaction, you have to take polar aprotic solvent. तो और फ्रेंड्स, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में ना बताई हो तो मैं अब रिपीट कर देता हूँ। अगर कंपाउंड में एग्जामिनर ने स्पेशली मेंशन कर दिया, और ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम का, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट देखते ही आप सीधा टिक कर दो SN2 रिएक्शन होगी। अगर आपका अल्काइल हैलाइड स्टीरिकली हिंडर्ड ना हो, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी हो, तो SN2 के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टर्सरी में तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि टर्सरी में तो बैक साइड अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो आप चाहे कितना भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, SN2 रिएक्शन टर्सरी में तो होगी नहीं। लेकिन अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी है और एग्जामिनर ने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब पोलैरिटी तो है, सॉल्वेंट में प्रोटॉन नहीं है। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है DMSO, लिख लो। What are the polar aprotic solvent? मतलब कंपाउंड में पोलैरिटी भी होती है सॉल्वेंट में, लेकिन प्रोटॉन नहीं होता। पोलैरिटी होती है, प्रोटॉन नहीं होता, उनको बोलते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, एक तो ये होता है, ठीक है, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। एक होता है आपका DMF को बोलते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। दिस इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, इससे स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। और बना के दिखाऊं? अरे दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है NDS सर क्या क्या नई नई स्टीरियो केमिस्ट्री आपके सामने लेकर के आएंगे आज। देखिए NaCN एक हो गया, आपका DMSO मिल जाएगा, एक आपको डाई मिथाइल फॉर्मामाइड मिल जाएगा, और बताऊं, और आपको और क्या दे, हाँ आपको दे दे एसीटोन, ये भी आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। DMSO, DMF, एसीटोन, ठीक है। और आप पिरिडीन ले लीजिए, दिस इज आल्सो एप्रोटिक सॉल्वेंट। पिरिडीन भी आल्सो ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फंडामेंटल। तो पिरिडीन मिल गया, एसीटोन मिल गया, DMF मिल गया, DMSO मिल गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी कंडीशन है जिसमें से आपको पता लग जाएगा द रिएक्शन विल टेक प्लेस बाय द सिंपल एंड सिंपल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। क्राउन ईथर भी बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और भी है, क्राउन ईथर भी लिखा मिल जाए, वो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसको बोलते हैं, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। और HMPT हेक्सामिथाइलिन फॉस्फेट टेट्राअमाइड, जो जिसको बोलते हैं, आई थिंक मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, लेकिन HMPT पूरा लिखा मिलता है। नेट लेवल का क्वेश्चन है, BSc ग्रेजुएशन अपर लेवल का आता है HMPT। तो HMPT, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्राउन ईथर, ड्राई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, पिरिडीन, दीज आर ऑल नो polar aprotic solvent. These are all favor SN2 reaction and reaction will take place by the inversion of configuration. किससे होगी? इन्वर्जन कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन यहाँ पर अबोव द प्लेन लगा हुआ है, सॉरी बिलो द प्लेन लगा हुआ है, तो साइनाइड यहाँ से अबोव द प्लेन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो ये होगा। कितना ईजी क्वेश्चन है। साइनाइड यहाँ पर अबोव द प्लेन अटैक करेगा, तो यहाँ पर अगर कॉन्फ़िगरेशन R है तो ये S आएगी, अगर यहाँ पर डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो आएगा। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ एज ए क्या, जल्दी से बताइए, आप मुझे बताएंगे दिस इज द रिएक्शन नंबर 1
दिस इज द रिएक्शन नंबर 2, दिस इज द रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4। ये आज आपका होमवर्क है। आज मैं आपको लाइव क्लास अगर लेता हूं तो बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में रिएक्शन नंबर 2 में कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन नंबर 3 में कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्शन नंबर 4 में कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है और क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, रिएक्शन मैकेनिज्म मास्टर क्लास नंबर 6। अगली क्लास नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे और ज़बरदस्त प्रॉब्लमेटिक अप्रोच SN1 SN2 की। फिर हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा गिरफ्त में होगा, हमारी मुट्ठी में होगा। और आगे इसी आज ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, अच्छी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हैं। तो अगली क्लास में आप तैयार हो जाइए। मुझे इनके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे, नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया हुआ है, वहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड दैट्स फील द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री विद NDS सर। ठीक है जस्ट, और बाकी अगर कोर्स लेना हो तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। यस, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।